Everyone, my name is Bal Shankar and I teach physics at Arihant Academy. So welcome you all to Arihant Academy's YouTube channel where you're going to watch this video at. Um, the paper that we're going to solve today is of 16th March shift 1, that is morning shift of 16th March. उसका physics का paper है, solve करेंगे हम लोग of course. And पेपर के बारे में कुछ बातें जैसे कि सभी कह रहे हैं कि this paper is relatively tougher. Yes, it is relatively tougher as compared to the February attempt. बट ओवरऑल देखा जाए तो पेपर उतना भी टफ नहीं है जितना कि लोग इसके बारे में यू कैन से बातें कर रहे हैं. इट इज नॉट दैट टफ. बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एज यू विल सी एज वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर दैट दे आर सिंगल कंसेप्ट बेस्ड, वन लाइनर है, वन सिंगल फॉर्मूला से भी सॉल्व हो रहे हैं. 16th मार्च का जो पेपर है या फिर जो मार्च अटेम्प्ट का पेपर है वो टफ इसलिए है ये उसमें मैथमेटिक्स जो है दैट इज रिलेटिवली tougher than all these three, chemistry, mathematics and physics के compare में. But physics is not that hard. आप लोग अगर इसमें प्रैक्टिस करें, सिंगल कंसेप्ट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे जैसा हम लोग करेंगे, so I think you have a very good chance in the coming attempts of JEE. Let's not waste any more time and then simply jump to the solving question. There are 30 questions. 30 में से 20 आपके MCQs हैं, 10 आपकी क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है. विल सॉल्व ऑल ऑफ देम, ऑल्दो ओनली 25 सॉल्व करना होता है आपको, 5 आपके लिए ऑप्शनल होते हैं. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. As you can see on the screen, the question number 1 is the volume V of an enclosure contains a mixture of 3 gases. एक enclosure है जिसमें mixture है 3 gases के. ठीक है, तो देखिए 3 gases के mixture है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो सबसे पहला जो आपके पास गैस है दैट इज ऑक्सीजन जिसका मास है आपका 16 ग्राम. 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. तो सेकेंड गैस जो है आपका वो नाइट्रोजन है 28 ग्राम का. एंड फिर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. द थर्ड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑफ 44 ग्राम. ये सभी के सभी एक सिंगल कंटेनर में है. ठीक है, दे सिंगल कंटेनर में है, वो सभी का जो वॉल्यूम है वो कैपिटल वी होगा. ठीक है, आप याद रखें गैसेस को आप जिस इंक्लोजर में डालते हैं वो गैस उसी इंक्लोजर का वॉल्यूम अटेन कर लेता है. ऐसा नहीं होगा कि V1 वॉल्यूम O2 का होगा, V2 वॉल्यूम N2, V3 वॉल्यूम CO2 का होगा. नहीं, तीनों एक ही कंटेनर के वॉल्यूम V में है और तीनों का वॉल्यूम V है. अब ऐसा मत समझना कि टोटल वॉल्यूम 3V होना चाहिए, ऐसा नहीं होता. आपने ये चीज पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जिस टॉपिक से क्वेश्चन है. एंड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सभी का टेम्परेचर T है और सभी का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होगा, R होगा. द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज, देखिए सभी गैसेस का जो मिक्सचर का प्रेशर होगा उसकी वैल्यू आपको बतानी है. तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन P1, प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. पार्शियल प्रेशर लॉ है ये, है ना. अच्छा, अब हमने एक चीज ये भी पढ़ रखा है, अगर आपको याद होगा तो PV इज इक्वल टू NRT. ऑफ कोर्स याद होगा, nobody forgets this formula. So for P1 if I want to apply, so P1 के लिए मैं लिख सकता हूँ NRT by V. लिखिए NRT, मतलब यहाँ पे लिखिए एक चीज है N1 RT by V लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम सेम है. N1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना. बाकी R तो सबके लिए सेम होगा, T क्योंकि सेम कंटेनर में है सेम टेम्परेचर पे, V क्योंकि सबका वॉल्यूम सेम है. तो हम लिखेंगे N2RT डिवाइडेड बाई V प्लस N3RT डिवाइडेड बाई V. व्हाट इज N हियर? N जो है आपका दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट मास अपॉन मोलर मास. ओके, तो अगर आप N1 की वैल्यू जानना चाहते हैं तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, N1 इज दी ऑक्सीजन के लिए. तो ऑक्सीजन का मास है बेटा 16 ग्राम. ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है आपका 32. तो N1 की वैल्यू 1/2. N2 की वैल्यू, नाइट्रोजन का जो मास दिया है 28 दिया है, नाइट्रोजन का मोलर मास, N2 का मोलर मास 28 है तो ये 1 हो जाएगा. सिमिलरली N3 की जो वैल्यू है बेटा वो 44 ग्राम दिया है और मोलर मास भी होता है CO2 का 44, ये हो जाएगा 1. 44 क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाता है बेटा 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 32. 12 plus 32 is 44. So you have all the values. Simply put that in the formula and you will get the required answer. So P, देखिए मैं इनमें से R T by V को कॉमन निकाल सकता हूँ.
n1 plus n2 plus n3. Put all the values. You will have RT by V, n1 की value 1 by 2 plus 1 plus 1. Okay. So upon solving, you should get P is equals to 5 by 2 R. P is equals to 5 by 2 RT by V. That's it. Okay. So option number 4 is the correct answer. All right. Next है problem. The stopping potential in context of photoelectric effect depends on the following properties of इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो कंसेप्ट होता है वो कुछ इस तरीके से है कि दो प्लेट्स होती हैं, एक एनोड एंड कैथोड की. एनोड ऑफ कोर्स कैथोड ऑफ कोर्स नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव. तो जो पॉजिटिव प्लेट होता है वहां से इलेक्ट्रॉन को शूट किया जाता है ना, नेगेटिव प्लेट की तरफ से. इलेक्ट्रॉन जब वहां से निकलता है नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ता है, तो नेगेटिव प्लेट की पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाता है. नेगेटिव प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव में उसे इंक्रीज किया जाता है. सो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव से शूट किया जाता है वो उतना सफिशिएंट होता है कि वो नेगेटिव प्लेट तक के पहुंच सके. तो जब यहाँ पे नेगेटिव का पोटेंशियल इतना बढ़ा दिया जाता है कि उस काइनेटिक एनर्जी को वो ओवरकम कर जाए, है ना, दैट पोटेंशियल का जो रिपल्सिव पावर है वो, तो वो कंप्लीटली उसे रोक देता है और अपने तरफ आने नहीं देता. दैट्स व्हाई इसको स्टॉपिंग वर्ड यूज किया जाता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल वहां पे वर्ड यूज किया जाता है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट जो होता है दैट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन टू दैट इलेक्ट्रॉन जो आपका पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक के शूट किया गया है, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. उसके बाद आपने पढ़ा है कि E जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज E माइनस फाइव वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय E. अब यहाँ पे जो E होता है बेटा, E होता है आपका H इंटू F. तो आप देख सकते हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है, V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज इन रिलेशन विद द फ्रीक्वेंसी ओनली. आप फॉर्मूले में चेक कर सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इन रिलेशन विद द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इज इन रिलेशन विद द फ्रीक्वेंसी. द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, इन थर्मोडायनामिक्स हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन. ठीक है, इट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, सिंगल लाइनर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना. जैसे कि मैंने कहा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं इसमें काफी, तो इट्स अ सिंपल वन लाइनर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. क्यों थर्मोडायनेमिक्स में आपको याद रखना है कि वर्क जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोसेस से पॉइंट 1 और पॉइंट 2 मतलब कि स्टेट वेरिएबल्स के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पीवी डायग्राम में दो पॉइंट है, सपोज इफ यू हैव पॉइंट नंबर 1 हियर एंड पॉइंट नंबर 2, सो इफ आई चूज टू ट्रैवल फ्रॉम, अगर मैं प्रोसेस को मतलब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का प्रोसेस जो है ना, इस पाथ में जाऊं या फिर इस पाथ में जाऊं, तो दोनों ही केस में मुझे वर्क डन अलग अलग मिलेगा, बिकॉज वर्क डन इज द एरिया अंडर पीवी डायग्राम. तो आप देख सकते हैं रेड कलर का जो एरिया वो ज्यादा है और ग्रीन कलर का एरिया पीवी के जो अंदर है ऑन द वॉल्यूम एक्सिस इज लोअर. सो वर्क डिपेंड्स ऑन द विच पाथ यू टेक. Similarly, heat also depends on which path you take. Heat depends on what type of process you are performing. है ना, तो heat and work both are path function, but potential जो अपना potential energy, internal energy is point function. They are just revising certain things. Is point function. Q is equals to delta U plus W. ये फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है जो कि वर्क हीट एंड वर्क हीट एंड इंटरनल एनर्जी को आपस में रिलेट करता है. नेक्स्ट इज अ ब्लॉक ऑफ मास m slides along the floor while a force of magnitude capital F is applied to it at an angle theta as shown in the figure. The coefficient of friction is mu k. देखिए, of course force वहां पे दिया है and that force is moving the block, तो इसने साफ साफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू म्यू के दे दी. म्यू के मींस काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. देन ब्लॉक्स एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय, देखिए पहले तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, तो ब्लॉक का mg खुद नीचे लग रहा होगा एक इस तरीके से, और ब्लॉक को जो फ्लोर है, फ्लोर से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ये मिल रहा है n. फोर्स जो इसमें अप्लाई किया गया है वो किसी एंगल पर अप्लाई किया गया है. फोर्स इस तरीके से, फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा.
तो इसी फोर्स के दो कंपोनेंट हमें करने होंगे टू मेक द एनालिसिस मच इजियर। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स एफ साइन थीटा। साथ ही साथ एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा बेटा, इसमें पीछे की तरफ लगेगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा पीछे की तरफ, विच विल बी एफ के, जो कि होगा आपका म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। ओके, अब एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसका, अब मतलब बोला है, मेंशन किया है कि ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स दी दिस डायरेक्शन, ऐसा एक्सेलरेट वो हो रहा। ओके, स्लाइडिंग इन दैट डायरेक्शन, इसका मास m है। तो आपको उसी मेरे ख्याल से तो कोएफिशिएंट ऑफ द ब्लॉक एक्सेलरेशन ए की ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए हमें इक्वेशन पता है कि एफ नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए व्हाट डू यू नीड, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको फोर्स नेट में मास को डिवाइड करना होगा। तो आपको एफ नेट की वैल्यू निकालनी है। तो आप अगर देखिए यहाँ से, तो एफ नेट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ नेट। आप यहाँ इस डायग्राम में ध्यान से देखें, एफ नेट की वैल्यू और कुछ नहीं। अच्छा बाय द वे, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, अलोंग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन देयर इज नो मोशन। तो वहां पर तो आप फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं। हम जो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग का एक्सेलरेशन है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है एक्स एक्सिस उसके अलोंग एक्सेलरेशन है। तो जो एफ नेट होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो आपका एफ नेट की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी एफ कॉस थीटा माइनस एफ के, एफ कॉस थीटा माइनस एफ के, क्योंकि और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। अब सिंपली एफ के की वैल्यू फाइंड करिए, आपको एन की वैल्यू चाहिए है ना, म्यू की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन वर्टिकल डायरेक्शन पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आई कैन राइट दैट की एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू मिलती है क्या, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एन की वैल्यू पुट करें और एफ की वैल्यू निकाल लें। एफ की वैल्यू आ जाए आपकी म्यू के इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ऑल यू हैव टू डू इज, अब इसकी एफ की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 1 पे एफ की वैल्यू पुट कर दें। 1 और 2 में से आप एफ नेट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बार आपकी एफ नेट की वैल्यू आ गई तो रेस्ट इज वेरी इजी। तो आप यहाँ से एफ नेट की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी आपकी एफ cos थीटा माइनस म्यू के एम जी, माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, एफ म्यू के एफ साइन थीटा। एज यू कैन सी दैट द आंसर इज शेपिंग अप। अच्छा ब्रैकेट लगा हुआ तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट वापस लगा लेंगे। एक्सेलरेशन मास से डिवाइड कर दें इसको, तो आपको मिलेगा एफ बाई एम कॉस थीटा माइनस म्यू के, मास अंदर से वो कैंसिल कर लेगा तो ये हो जाएगा जी माइनस, ब्रैकेट वापस लगा दिया मैंने क्योंकि आंसर में ब्रैकेट दिए हुए हैं। ओके, म्यू के मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा एफ बाई एम साइन थीटा। ओके, यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 5। देखिए, the velocity displacement graph describing the motion of a bicycle is shown in the figure। जहां पे फिगर पे आपको वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन, के बीच में ग्राफिकल रिलेशन दिया हुआ है ना। आपको बताना है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द बाइसिकल्स मोशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। अब आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ है वो आपको शो करना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो अप टिल 200 मीटर जो वेलोसिटी है वो लीनियरली इंक्रीज हो रही है। अप टिल 200 मीटर जो वेलोसिटी है वो लीनियरली इंक्रीज की जा रही है ना। तो यहाँ पे इसका कुछ स्लोप होगा और आप देख सकते हैं कि 200 तक की वो लीनियर इक्वेशन है उसका इंक्रीमेंट में, उसके बाद वो फिर एक हॉरिजॉन्टल मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो होती है।
है ना. तो वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग, बट नाउ अभी पहले फिलहाल इसको अपन सॉल्व करते हैं प्रॉपरली. सो फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x टू 200, मतलब कि x की वैल्यू 0 और 200 के बीच में जो वेलोसिटी है, इसकी इक्वेशन अपन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं अपन. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c. m इज दी स्लोप, है ना, m इज दी स्लोप. यहाँ पे देखिए इक्वेशन का स्लोप, स्लोप क्या होता है? स्लोप हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर का जो हाइट है, मतलब 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई बेस कितना 200 माइनस 0, तो 200 लिख सकते हैं इसको इनटू x प्लस c. इंटरसेप्ट क्या है इसका y का? वो है 10. सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1/5x प्लस 10. तो ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो x है उसके बीच में रिलेशन आ गया. अब देखिए मुझे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन चाहिए. तो एक्सेलरेशन तो होता है a इज इक्वल टू dv बाई dt, बट देयर इज वन मोर इक्वेशन दैट इज v dv बाई dx. तो आप v की इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और इस इक्वेशन में पुट कीजिए. So upon doing so, you should get an equation a is equal to x के v का तो पहले पूरा का पूरा पुट कीजिए v, और डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1/5. ओके, so the equation that you are going to get is x divided by 25 plus 2, x divided by 25 plus 2. इसको इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं इंक्लाइन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो यू हैव एन इनसाइट ओवर हियर दैट की दिस इज m x plus c करूं मैं, तो c which is the intercept in y axis is 2. जो स्लोप है बेटा आपका, जो स्लोप की वैल्यू आ रही है मेरी, वो आ रही है 1/25. इसे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अच्छा, और ये जो इक्वेशन है ये कहां तक है? टिल 200 तक के. तो 200 तक के एक्सेलरेशन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. कैसे इंक्रीज हो रहा है? 200 तक के लीनियरली इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x डिस्प्लेसमेंट, एंड द स्लोप इज 1/25. करेक्ट. लेकिन उसके बाद 200 के बाद 200 बोल रहा हूं, 200 के बाद आफ्टर 2, मतलब x ग्रेटर देन 200, x वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हिच मींस एक्सेलरेशन इज 0. तो जो डायग्राम बनना चाहिए इसका, जो प्लॉट बनना चाहिए, जो प्लॉट इसका बनना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए. लेट्स सी व्हाट शुड बी द प्लॉट ऑफ इट. द प्लॉट शुड बी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इंटरसेप्ट है इसका बेटा 2 पे, तो ये और इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन जाएगी पहले तो, और उसके बाद वो स्ट्रेट अप 0. देखिए आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल एक्स एक्सिस पे लाइन को ड्रॉ किया है ना. लेकिन स्लोप जो होगी उसकी होनी चाहिए 1/25. ऐसा आंसर अगर आप मैच करने की कोशिश करें तो सिर्फ ऑप्शन सी इज द क्लोजेस्ट. बट लेकिन दिक्कत है कि ऑप्शन सी में स्लोप जो है वो 1/25 नहीं आएगा. ऑप्शन सी का अगर आप स्लोप निकालेंगे ऑप्शन सी में 200 एक्स इक्वल टू 200 तक के, तो जो स्लोप आता है वो आता है 18 माइनस 2 इज 16 by 200, तो which is not 1/25 as you can see that. तो इसमें बोनस पॉइंट मिल सकते हैं, या तो ऑप्शन 3 होगा, या तो आपको वी विल गेट ए बोनस पॉइंट इन दिस क्वेश्चन. सबको बोनस पॉइंट मिलने के चांसेस हैं. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट, कंसेप्ट शुड बी राइट. आंसर हो सकता है कभी कभी there could be mistakes while making questions also, but concept should be correct. Next is the time period of simple harmonic, the time period of simple pendulum is capital T inside a lift when the lift is stationary. जब लिफ्ट आपका स्टेशनरी है तो टाइम पीरियड एक पेंडुलम का जो लिफ्ट के अंदर है उसका टाइम पीरियड दिया है आपका t. देखिए टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन एज 2 पाई अंडर रूट L by G effective. I always like to write this formula G effective because G पे वो डिपेंड करता है. अगर G को आपने कैसे भी चेंज कर दे, फॉर एग्जांपल लिफ्ट में रखा कोई भी मतलब स्पेसिमेन है, अगर वो लिफ्ट एक्सेलरेशन A से ऊपर तरफ जाए तो वो स्पेसिमेन, वो ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ एक G इफेक्टिव एक्सपीरियंस करता है, विच इज नथिंग बट G प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट. ऑलराइट. अगर लिफ्ट ऊपर जाए तो G इफेक्टिव क्या होता है? G प्लस से. लिफ्ट नीचे आए तो G इफेक्टिव क्या होता है? G माइनस. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस स्मॉल कंसेप्ट. अगर लिफ्ट ऊपर जाए, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए. मोशन कैन बी अप एंड डाउन बोथ. इस पे मैं डिटेल पे जाऊंगा नहीं कि अपन ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं.
एक्सेलरेशन शुड बी अपवर्ड, लिफ्ट कैन मूव ऊपर और नीचे दोनों, है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर आपका अपवर्ड है, आप लोगों में से कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लोग इजीली ऐसे समझते हैं कि एक्सेलरेशन ऊपर है तो लिफ्ट ऊपर ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन ऊपर हो सकता है, लिफ्ट नीचे भी जा सकती है। जब नीचे आती है लिफ्ट और लिफ्ट को स्लो डाउन होना तो एक्सेलरेशन अपोजिट लगेगा। तो एक्सेलरेशन ऊपर है इसका मतलब ये नहीं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है ना। तो जी इफेक्टिव इज ऊपर जाते समय जी, एक्सेलरेशन ऊपर है तो जी प्लस ए, ऑलराइट। और अगर आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो जो जी इफेक्टिव होगा उस समय क्या होगा, जी इफेक्टिव सिस्टम का जी इफेक्टिव क्या होगा, जी माइनस ए होगा, ऑलराइट, जी माइनस ए होगा। अभी जो फिलहाल लिफ्ट जो है वो आपका स्टेशनरी है। पहले केस में टी इंचार्ज लिफ्ट स्टेशनरी, तो टी उसका टाइम पीरियड है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। इफ द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन g by 2, तो यहाँ से आप एक बहुत सिंपल सा रिलेशन निकाल सकते हो, t प्रोपोर्शनल टू 1 by रूट जी। तो ऐसा लिख लो, और चाहे तो कोई भी कांस्टेंट k डिवाइडेड बाय रूट जी। ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। लेकिन जब वो अपवर्ड जा रहा है तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अपवर्ड जाने के लिए g प्लस जी बाई टू इज 3g by 2। तो जो नया t है दैट इज k कांस्टेंट। क्यों k क्या है बेटा, ये k 2 पाई अंडर रूट एल, ये सबको मैंने k बोल दिया है ना, क्योंकि वो सब कांस्टेंट है, वो कट जाएंगे टू सिंप्लीफाई इट। इस तरीके से आपको टी डैश की वैल्यू निकालनी है टी के रिस्पेक्ट में, इन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए। मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का आप रेशियो ले लीजिए। तो ये आ जाएगा टी डैश डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू 1 बाई के डिवाइडेड बाई रूट 3g बाई 2 के डिवाइडेड बाई रूट 3। सॉल्व करेंगे तो टी डैश की वैल्यू आनी चाहिए आपकी रूट 2 बाई 3, टी बाहर रहेगा इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, रूट 2 बाई 3 इंटू टी। ऑलराइट, if there is calculation mistake you can check it on your own, but the concept is correct. All right, next question number 7 is quite an interesting one. It's again an NCERT based question, है ना। it's an NCERT based question। NCERT में एग्जाम्पल्स में से सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, है ना। उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, यू कैन चेक those questions। क्वेश्चन बोला है कंडक्टिंग बार ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज फ्री टू स्लाइड ऑन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स एज शोन इन द फिगर। क्वेश्चन देख के डरना नहीं, इसमें देखो दो रेल हैं इस तरीके से, उन दोनों रेल्स में एक जो बार है जिसका लेंथ एल है वो इस तरीके से, ये जो है रेड वाला मैं रेड से शो कर रहा हूँ, जो वो फ्री टू मूव है ना, shown in the figure। Two resistors R1 and R2, R1 and R2 are connected across the ends of the rails। There is a uniform magnetic field B vector pointing into the page, मतलब पेज के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है आपका। An external agent pulls the bar to the left at a constant speed v। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, v से अब वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है आपका, जो v जो बार है जिसका लेंथ एल है वो। The correct statement about the direction of induced current I1 and I2 flowing through R1 and R2 respectively is। देखिए R1 और R2 पे करंट किस तरह फ्लो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है वो हमें बताना है। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या बोलता है, अगर मैं आपको हिंदी में साफ सुथरे शब्द में समझाऊं, लेंज ने कहा था कि अगर आप इंड्यूस्ड करंट पैदा, अगर आप जैसे इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो उसके खुद के मतलब जो कारक होता है जो उसे जन्म देता है उसी के अपोज होता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैग्नेटिक फील्ड आप किसी किसी एक रिंग के थ्रू, है ना, आप जैसे किसी एक, मान लेते हैं कोई एक ऐसा लूप है, इस लूप के थ्रू आप फील्ड ऑफ मैग्नेट अगर आप इंक्रीज कराइए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो फ्लक्स की वैल्यू आप विथ टाइम आप इंक्रीज कराएंगे, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो ऐसा करंट आएगा कि वो उस फ्लक्स को, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करेगा। मतलब कि इंड्यूस्ड करंट ऐसा पैदा होता है कि वो जिस कारण से पैदा हो रहा है उसी को वो अपोज करे, है ना, ठीक है। द रीजन विच इज गिविंग इट बर्थ इट सॉर्ट ऑफ अपोजेस दैट इज बेसिकली लेंजस लॉ, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है बाय द वे। चलिए, तो सबसे पहले लेफ्ट वाले लूप पे ध्यान देते हैं, लेफ्ट वाले लूप पे। तो अगर हम लेफ्ट वाले लूप की तरफ फोकस करें तो देखिए R1 इस एक ही लूप के पढ़ने की जरूरत है अपने को, दूसरा लूप अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अगर देखिए लेफ्ट वाले लूप की तरफ, तो
ये देखिए लेफ्ट हाफ लूप में अगर आप देखिए तो ये रॉड जो है वो एरिया को छोटा करता जा रहा है। वो क्या कर रहा है, एरिया को क्या कर रहा है, वो छोटा करता जा रहा है। जब वो एरिया को छोटा कर रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू कम कर रहा है कि फ्लक्स की वैल्यू बढ़ा रहा है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, एरिया छोटा हो रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू वो बताइए क्या कर रहा है, फ्लक्स की वैल्यू वो क्या कर रहा है, घटा रहा है। जब फ्लक्स की वैल्यू घट रही है तो जो इंड्यूस्ड करंट है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जब जब चेंज आएगा तब मैग्नेटिक फील्ड में जब जब चेंज आएगा तब तक के आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आप समय के साथ कर सकते हैं या फिर आप एरिया चेंज कर भी कर सकते हैं, दरअसल दोनों बात एक ही है घुमा फिरा के। लेकिन यहाँ पे एरिया जब कम कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड घट रही है तो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, घट रही है तो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को घटने देगा कि कि नहीं? नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड को घटने नहीं देगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। फिर से रिपीट करता हूं, जिस कारण से इंड्यूस करंट पैदा होती है वो उसी कारण को अपोज करता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घटने के कारण आपका इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा और वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, घटने नहीं देगा। घट रहा है तो इंड्यूस करंट आ रहा है तो उसको घटने नहीं देगा, तो उसको बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कब? जब राइट हैंड रूल लीजिए, इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो वो ऐसी पैदा हो कि वो अंदर की तरफ हो। वो कब पॉसिबल है? जब जो करंट पैदा हो वो करंट आपकी ऊपर की तरफ हो, मतलब वो क्लॉकवाइज करंट पैदा होनी चाहिए वहां पे। इसको दूसरे कलर से थोड़ा सा लिपा पोताई कर दें इसकी हम, देखिए करंट ऐसा पैदा होना चाहिए, क्लॉकवाइज पैदा होना चाहिए लेफ्ट लूप पे। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज पैदा होगा, आप राइट हैंड रूल से देखिए, क्लॉकवाइज पैदा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, थंब दिखाइए करंट को थंब दिखाइए, आपका हाथ देखिए अंदर तरफ कर्ल हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है ना, क्योंकि घटने के कारण वो पैदा हो रहा था तो उसको घटने नहीं देगा, बढ़ाएगा। दूसरी ओर देखिए, आप राइट हैंड की तरफ आप देखें, राइट हैंड की तरफ आप देखें ध्यान से, तो आप पाएंगे राइट हैंड की तरफ आप जब आप देखें तो आप ये पाएंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है तो दूसरी तरफ ये उल्टा इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए एक मिनट इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये देखिए R2, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या हो रहा है, अगेन अंदर की तरफ है, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। तो R2, तो जो इंड्यूस करंट जो पैदा होगा उसका काम क्या होगा कि वो इसे बढ़ने ना दे। इसको I1 बोल लेते हैं फिलहाल अपन, मेरे ख्याल से इसको I1। हाँ, तो जो इंड्यूस करंट पैदा होगा वो इसे घटाएगा। तो कब पॉसिबल है? जब करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा, थंब दिखाइए, देखिए बाहर की तरफ आएगा वो, है ना, बाहर की तरफ आएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इंडक्शन हो रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देगा, घटाएगा। तो इसमें करंट ऊपर की तरफ। तो I1 और I2 की डायरेक्शन अपन ने डिसाइड कर लिया। जरा देखिए, बोथ I1 एंड I2 आर एंटी क्लॉकवाइज। देखिए I1 जो है वो क्लॉकवाइज है और I2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। I1 जो है वो क्लॉकवाइज है, I1 जो है वो क्लॉकवाइज है और I2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। दोनों में R1 और I2 में करंट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो और I1 जो है वो क्लॉकवाइज है और I2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, क्वेश्चन में डिस्कशन थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट है अगेन अनदर theoretical concept based question. An RC circuit as shown in figure. This question was asked in previous year paper also, है ना, लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन पूछ चुका है सिमिलर क्वेश्चन। An RC circuit as shown in figure is driven by a AC source generating a square wave. Square wave is important यहाँ पे अंडरस्टैंड कि स्क्वायर वेव का मतलब होता है बेटा कि इसमें जो सिग्नल है वो सिग्नल 0 और 1 ऐसा टाइप का है ना। ये 0 है और ये 1 है, मतलब कि जब बिल्कुल फ्लैट है तो फिर कोई सिग्नल नहीं है, कोई उसमें चार्ज नहीं है। 1 है इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ चार्ज। वैसे तो एसी सोर्स ऐसा होता है ना, वो एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, दोनों साइड पे चार्ज है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब 0 पे कोई चार्ज नहीं है और 1 पे आपका चार्ज है, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर सिग्नल आपको दिया हुआ है, स्क्वायर वेव दिया हुआ है। द आउटपुट वेव पैटर्न मॉनिटर्ड बाय CRO
वुड लुक लाइक। देखिए आउटपुट का जो वेव का पैटर्न है वो कैसा आएगा जब जीरो होगा। अब जीरो से तो स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि जीरो पे तो कुछ होगा नहीं। स्टार्ट करते हैं अपन वन से। जब उसमें चार्ज होगा तो कैपेसिटर क्या होगा बेटा, चार्ज होगा। और कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वन माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई आरसी। आरसी को कभी कभी आप टाउ भी लिखते हैं, है ना, आरसी को टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस तरीके से चार्ज होता है। क्या ये एक्सपोनेंशियल चार्जिंग ग्राफ है, ये चार्जिंग का फॉर्मूला है, चार्जिंग का फॉर्मूला है। और चार्जिंग कैसा होता है, चार्जिंग कैसा होता है, एक्सपोनेंशियली होता है ना। इट टेक्स एक्सपोनेंशियल, ऐसा ऐसा चार्जिंग होता है। एक मिनट इसको अच्छे से सुनो, ये ऐसा चार्जिंग होता है। ओके, तो चार्जिंग का ग्राफ तो ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन वन और ऑप्शन टू में से कोई एक हो सकता है, बाकी तीन और चार तो गलत है। ये चार्जिंग हो गया। लेकिन ये कब हुआ, जब ये सिग्नल आपका वन था, मतलब कि पल्स आपकी पॉजिटिव पल्स थी, मतलब कि आपका कुछ था वहां पे चार्ज। लेकिन जब जीरो पल्स की बारी आई, ये वाले पल्स की बारी आई, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं, तब डिस्चार्जिंग होगा। तब ऐसा होगा कि मान लो कैपेसिटर ओपन हो गया, और जब ओपन हो गया कैपेसिटर में कोई भी आपका इन्फ्लुएंस नहीं है एक्सटर्नल, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। और एक बात बता दें आपको कि डिस्चार्जिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू क्यू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई आर। दिस इज फॉर डिस्चार्जिंग। ये भी एक्सपोनेंशियली ही होता है ना। और इसका ग्राफ बनेगा आपका ओके। तो स्क्वायर वेव में ये जब जीरो सिग्नल शो कर रहा हूं तब ये डिस्चार्ज होता है। ग्राफ कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू। फिर स्क्वायर वेव आ जाएगा तो फिर ये ऊपर चला जाएगा और ये ऐसा करके आगे बढ़ता रहेगा। तो ऑप्शन टू डिपिक्ट्स इट परफेक्टली, ऑप्शन टू डिपिक्ट्स इट परफेक्टली। नेक्स्ट है okay, the maximum and minimum distances of a comet from the sun are given। अच्छा, सन से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस दिया है किसी कॉमेट का। if the speed of the comet at the nearest point is 6 into 10 to the power of 4 meter per second, the speed at the farthest point is। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये इस फैक्ट पे बेस है कि कॉमेट और सन के बीच में, जो कॉमेट है सन के बीच में जो मोशन हो रहा है वो ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है ना। तो हमें चीज पता है कि अगर, एक मिनट इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले, अगर ये रही आपका, ये आपका सन है, सूर्य इस तरीके से है, और इसके चारों तरफ जो है कॉमेट वो एक पाथ में ले रहा है। लेकिन कॉमेट देखो मैक्सिमम मिनिमम दिया तो ऑफकोर्स कॉमेट हो ना हो एक इलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल कर रहा हो। और ये अपने हमने केपलर में ये चीज पढ़ाई होगा आप लोगों ने कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है वो किसी के किसी जैसे कि सन हो गया या फिर अर्थ हो गया, इसकी अबाउट इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, है ना। तो ये है मान लो आपका मिनिमम डिस्टेंस r1 और ये है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस r2। कॉमेट का यहाँ पे स्पीड है v1 और यहाँ पे स्पीड है v2। मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधी बात करूँ तो यहाँ पे कॉमेट है, ये ग्रीन से मैं कॉमेट को शो कर रहा हूँ। मिनिमम डिस्टेंस पे उसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या दी हुई है, मैक्सिमम डिस्टेंस दे लेते हैं पहले r2। द मैक्सिमम डिस्टेंस इज 1.6 into 10 to the power of 12 मीटर। सिमिलरली मिनिमम डिस्टेंस जो है वो दी हुई है 8 into 10 to the power of 10 मीटर, तो वो r1 हो गई। इज द स्पीड ऑफ द कॉमेट एट द नियरेस्ट पॉइंट, दैट इज कि इसके करस्पॉन्डिंग v1 जो स्पीड दी है वो दी 6 into 10 to the power of 4। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि टॉर्क कोई भी एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, टॉर्क को एक्सटर्नल लग रहा है, क्या आप देखिए ध्यान से, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ध्यान दें तो ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है। अब वो पॉइंट ऑफ रोटेशन सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सन के अबाउट रोटेट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट ही फोर्स जा रहा है, तो टॉर्क जीरो हो गया। जब आपका टॉर्क नेट ही जीरो है तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम कैन बी conserved, can be conserved। इसका मतलब आई कैन राइट m1 v1 r1 इज इक्वल्स टू m2। अच्छा m मास सेम है तो m2 भी लिखने की जरूरत नहीं, v2 r2। मास से मास कटा, मास से मास कटा, एंड यू कैन सिंपली put the value of v1 which is 6 into 10 to the power of 4, r1 की वैल्यू 1.6 into 10 to the power of 12, v2 की वैल्यू
मेरे ख्याल से निकालने को कहा है, हाँ, फारदेस्ट दी स्पीड एट द फारदेस्ट पॉइंट निकालने को कहा है, तो v2 इंटू r2 की वैल्यू जो है बेटा वो है 1.6 into 10 to the power of 12. From here you can calculate the value of v2, which should be 3000 meter per second. As I have calculated already, it should be 3000 meter per second. You cannot waste time on calculations, so I've already made that. So option number 4 is correct. है ना, 3000 meter per second is the correct answer in this case. है ना, angular momentum conservation is the key point here. Next है, सो एज आई टोल्ड यू, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन भी आए हैं, ऐसा नहीं है। दीज दिए क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ना, ये थोड़ा सा लेंदी है, लगता है लेंदी है, हालांकि बन जाएगा, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो गया, बट उसके बाद जेई ने बहुत ही आसान से क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है फ्रॉम मैग्नेटिज्म चैप्टर से, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विद द with its north pole pointing towards the geographic north. अब geographic north है मतलब कि उस डायरेक्शन पे, I'll draw it, north pole. A neutral point is opted at distance of 18 centimeter from the center of the magnet. BH, जो BH आपको दिया हुआ है वो आपका जो जियोग्राफिक नॉर्थ उसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया है आपको 0.4g, और जी की वैल्यू 10 to the power of -40. A neutral point is obtained, ये दिया है आपका the magnetic moment of the magnetic. देखिए अब मैग्नेटिक मोमेंट m जो होता है वो होता है मैग्नेटिक पोल इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, है ना, मतलब मैग्नेट की लेंथ दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर। तो काम करो, इसको 14 जो भी लेंथ है उसकी लेंथ ही लिख लो, बाद में अपन देखेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए 14 सेंटीमीटर लंबा मैग्नेट है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इंस्टेड ऑफ 14 पूरा के, मैं इसको 7 के दो हिस्से में तोड़ रहा हूँ। देखिए क्यों, विल सी इन अ मोमेंट व्हाई। तो ये मान लो पॉजिटिव पोल है एंड दिस इज योर नेगेटिव मैग्नेटिक पोल। अब इन दोनों को जोड़ता हुआ ये हिस्सा जो है ये आपका 7 सेंटीमीटर का है, टोटल 14 है, तो 7 सेंटीमीटर के दो हिस्से। मान लो ये पॉइंट है आपका न्यूट्रल, दिस पॉइंट इज योर न्यूट्रल पॉइंट। बोला है ना कि 18 सेंटीमीटर की दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, तो ये आपका 18 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। और इस डायरेक्शन से इसको अगर मैं जोड़ता हुआ एक लाइन खींचूं तो एक तरीके से मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगा, और ये एंगल मिल जाएगा थीटा, है ना। मे बी यू गेटिंग द आइडिया कि क्या होने वाला है। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला ही लगने वाला है, ये आर हो जाएगा ये डिस्टेंस, एंड जो बीजी है वो इस डायरेक्शन पे लगेगा, क्योंकि बोला है मेरे ख्याल से इसने, इफ इट्स नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ, तो बीजी की जो बीएच की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी अपवर्ड्स। ये इस तरीके से है, ये 0.4g मतलब 10 to the power of -40, ऐसा लिख सकते हैं इसको। खैर, अब मैग्नेटिक पोल एम के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन पे आएगा, वो आएगा बी नॉट इस डायरेक्शन पे, और एक नेगेटिव के कारण जो आएगा वो कैसा आएगा, बी नॉट इस डायरेक्शन पे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू बॉदर आवरसेल्व्स विद। देखिए ये जो है ये रिजल्टेंट है, दिस इज जो आप सॉल्व करेंगे तो ये थीटा, ये एंगल भी थीटा, है ना, तो ये बी नॉट साइन थीटा नीचे और इसका बी नॉट का साइन कंपोनेंट नीचे, तो टोटल आ जाएगा 2 बी नॉट साइन थीटा। तो क्योंकि वहां पे न्यूट्रल पॉइंट है तो 2 बी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है ये पॉइंट पी इज न्यूट्रल पॉइंट पी इज, बोला है मेरे ख्याल से, हाँ न्यूट्रल पॉइंट
तो वहां पर मैं बोल सकता हूं साफ साफ कि 2b0 sin थीटा इज इक्वल टू bh। बस यहीं से आपको m की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो दो चार फॉर्मूले जो लगने वाले मैं आपको बता दूं। पहला फॉर्मूला, पहली बात तो ये है कि b0 का फॉर्मूला जो होता है, यू शुड रिमेंबर दैट इज μ0 by 4 पाई m by r का स्क्वायर। ये हो गया b0 का फॉर्मूला, है ना। साथ ही साथ साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी आपको, और साइन थीटा आप यहाँ ज्योमेट्री से निकाल सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 7 upon r। पुट ऑल द वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर। इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो गया 7 बाई r। दिस इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 to the power of -4। रेस्ट इज प्योर कैलकुलेशन। r की वैल्यू आप you can calculate with the help of geometry, under root 7 square plus 18 square minus the unit mu naught की value भी also, and with that you can get the required answer। All right, you can calculate the value of m from here, and after calculating the value of m you can calculate the value of capital M। it should be m into दोनों के बीच का लेंथ। दैट्स ऑल, इतना ही करना है आपको। द आंसर should be 2.88 joule J per Tesla। 2.88 second should be the answer. You can make the calculation. Okay, this is the concept of it. All right, next is a plain electromagnetic wave of frequency 500 megahertz is traveling in vacuum along y direction at a particular point in space at time and time। मैग्नेटिक फील्ड दिया है आपको z डायरेक्शन पे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज, देखिए सिंपल सा, ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी, दैट्स इट, है ना। क्योंकि आपको याद होगा, नहीं याद है तो देख लो। ये होता है आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस डायरेक्शन पे होता है आपका क्या, लाइट का जो डायरेक्शन होता है, स्पीड का डायरेक्शन इस तरीके से होता है। तो E इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, समझ में आया? E इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन था ये। आपको द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी आपकी, बी की वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 जेड कैप क्रॉस सी का जो डायरेक्शन है वो 3 इंटू, एक मिनट, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। इसने क्या बोला है, अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है ना, सी की डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ दी हुई है। तो ये हो जाएगा आपका वाई की तो जे कैप हो जाएगा। दस रेस्ट यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन। आती है 24, तो 24 समथिंग कुछ आएगा, लेकिन z इंटू जेड क्रॉस जी इज माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। तो E की वैल्यू आनी चाहिए आपकी माइनस जे कैप की जगह पे आप इस काम करो, क्योंकि z कैप ले रहा है वो, k कैप नहीं ले रहा है, तो आप इसको y कैप लिख सकते हो। तो आंसर आना चाहिए आपका कुछ -24 x कैप, ठीक है, -24 x कैप वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 appears to be correct for me। All right, सिंपल सा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, बहुत ही बेसिक सा। नेक्स्ट है आपका द एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का जो प्रॉब्लम है, ये आपको एक कंसेप्ट याद होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली ये पूछा है, और सिर्फ उसी कंसेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए मिनिमम डेविएशन का कंसेप्ट पढ़ा होगा आप सभी ने, जो आई और डेल्टा के बीच में एक बनता है ग्राफ। ऑल राइट, एवरी फैकल्टी टीचेस इट, ये in the hopes that ki someday this question will be asked, and it is asked finally। sorry about this। हाँ, तो ये देखिए इसमें जो मिनिमम डेविएशन आता है बेटा, ये जो मिनिमम डेविएशन है ये कब आता है, ये तब आता है जब आपका आई जो है वो ई के बराबर।
मैक्सिमम डेविएशन तो खैर आपका आता है आई इज इक्वल टू आई या फिर ई, दोनों में से कोई एक 90 के बराबर हो। खैर उस पर भी चर्चा तो नहीं हो रही है, बट फिर भी है ना। तो जरा देखें ऑप्शन पढ़ के, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर सिमेट्री टू प्रिज्म, ये भी सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इंसिडेंट एंड इमरजेंट अगर सिमेट्रिक हो मतलब कि आई जो है दे आर इक्वल टू ई, द रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम पैरेलल टू इट्स बेस, ये भी करेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखें प्रिज्म के, अगर आप पैरेलल कर दें इंसिडेंट और उसकी रे को, देखिए इसको अगर आप पैरेलल कर दें तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ये तभी पॉसिबल है ऐसा जब ये दोनों एंगल बराबर हो, मतलब इंसिडेंट एंड इमरजेंट रे क्या हो आपस में बराबर हो, है ना, तभी वो जो ये रे है वो बेस के पैरेलल हो सकती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द इमरजेंट, तो तीनों सही हैं। व्हेन एंगल ऑफ इमरजेंस नहीं, गलत है। तो ऑप्शन ए बी सी इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट सी जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर, मतलब स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट आंसर बिकॉज ए बी सी ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज अ ब्लॉक ऑफ 200 ग्राम, a block of 200 gram moves with a uniform speed in a horizontal circular groove with vertical side wall of radius 20 centimeter. If the block takes 40 seconds to complete one round, if the block takes 40 seconds to complete one round, the normal force by the side wall of the groove is, एक groove है, उस groove में, एक मिनट पहले groove draw कर ले, let's see। इस तरीके से एक इमेजिन कीजिए, एक कुछ ग्रूव जैसा सिस्टम है ना। इसमें एक ब्लॉक जो है वो इस तरीके से मोशन में है। ओके, हॉरिजॉन्टल ग्रुप में द वर्टिकल वॉल ऑफ द रेडियस, इफ द वर्टिकल साइड ऑफ द वॉल इज ऑफ रेडियस इतना, ठीक है, तो इसकी रेडियस भी दे दी है आपको 20 सेंटीमीटर की। 2 सेकंड्स टू कंप्लीट वन राउंड। दरअसल कोई भी चीज अगर आपको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो वन ऑफ द एसेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है वो और कोई नहीं, वो बॉल का नॉर्मल रिएक्शन ही कर रहा है। So that is what you are up to find, the normal reaction by the wall if it is moving in the horizontal groove like that. So normal reaction की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी m, जो फोर्स की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, r की वैल्यू है आपकी कितनी, 20 सेंटीमीटर को आप चेंज कर लें 100 से डिवाइड करके मीटर में, so this should be 1/5 मीटर, 2 ठीक है। r की वैल्यू आपको मिल गई, m की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, the value of m is given how much, it is given 200 grams, मतलब कि 200 divided by 1000, so 1/5 किलोग्राम ये भी आ गया। ओमेगा की वैल्यू बस बची है, देखिए क्योंकि आपको बोला है बेटा टाइम पीरियड इज 40 सेकेंड, विच इज ब्लॉक टेक्स 40 सेकेंड टू कंप्लीट वन राउंड, मतलब टाइम पीरियड क्या दिया आपको, 40 सेकेंड दिया हुआ है। तो 2 पाई बाय ओमेगा से आपको आप निकाल सकते हो, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो ये हो जाएगा 2 पाई, और t की वैल्यू आपकी 40 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 20। तो यू हैव द वैल्यू ऑफ ओमेगा आल्सो, you have the value of m also and r also, तो you can finally calculate the value of normal reaction जो कि centripetal force है, the normal force side of the wall is इस तरीके से अपने, तो 1/5 m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई स्क्वायर बाई 400, r की वैल्यू है आपकी 1/5। you should solve it on your own। मेरे ख्याल से आंसर इसका थर्ड ऑप्शन आता है, यू कैन चेक इट, रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन यू कैन मेक इट ऑन योर ओन। ऑलराइट, नेक्स्ट है ओके अनदर सिंपल क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, है ना। फर्स्ट चैप्टर में जो वर्नियर स्केल वाला जो पार्ट होता है उससे, है ना, इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ एंड सो वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज a and nth division of the vernier scale coincides with n minus 1th division of the main scale. The least count of the calipers in millimeter is, देखिए लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट काउंट इज वन मेन स्केल डिवीजन MSD माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ आपको
कि n-1 ऑफ a इज इक्वल टू n, ए तो नहीं पता तो a डैश बोल लेते फिलहाल अपन इसको, है ना। तो आपका वन मेन स्केल डिवीजन कितना बोला है इसने, इसमें वन मेन स्केल डिवीजन क्या है, ए है, ए इज वन मेन स्केल डिवीजन। तो आप ए डैश की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, जो कि आपका, मैं बोल रहा हूं उसको ए डैश जो है ये आपका है वन, सॉरी एक मिनट, ए डैश जो है, ए डैश जो है वो है आपका, ये है आपका वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आप यहां से इसको, आपको वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n-1 इंटू ए डिवाइडेड बाई एन। ए डैश की और ए की वैल्यू दोनों के लिए पता चल गई, जो कि ए डैश है आपका वन वीएसडी, वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ए क्या है वन मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, ए माइनस n-1 ए बाई एन, ये हो जाएगा ए माइनस ए प्लस ए बाई एन। ठीक है, दिस इज द आंसर, ए बाई एन आया है, बट लेकिन ये आंसर किसमें निकालना है, मिलीमीटर में निकालना है। दिस आंसर इज इन सेंटीमीटर्स, बताना किसने मेरे को, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में करने के लिए क्या करोगे आप, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर विल बी 10 इंटू ए डिवाइडेड बाई एन मिलीमीटर, दिस इज द आंसर। ठीक है, 10 a बाई एन, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, for changing for changing the capacitance of a given parallel plate capacitor, a dielectric material of dielectric constant K is used, which has the same area as the plate of the capacitor. The thickness of the dielectric slab is 3/4d। सेम क्वेश्चन बाकी के पेपर्स में भी देखने को मिला है, जहां पे d/2d वगैरह दिया हुआ है, वी विल सॉल्व दैट एज वेल। 3/4d, where d is the separation between the plates of the parallel plate capacitor. The new capacitance C dash in terms of the original capacitance C naught is given by the following relation, इनमें से किसमें दिया। देखिए, आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था शुरू में वो ऐसा था, एक ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के। ओके, इसमें जो बनाना बना लो इस तरीके से। ठीक है, इसका एरिया मान लो ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, इसके बीच के जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज डी। अब इसमें इसकी डाइलेक्ट्रिक जो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिड्यूस कराने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। तो इसमें 3/4d मतलब कि इतने थिकनेस तक के एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराया हमने। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो थिकनेस है दैट इज 3/4d। आई होप इट इज विजिबल, सॉरी मेरे को ओवरराइट करना पड़ेगा, बट 3/4d इट इज दैट। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, 3/4d है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका d/4। तो बिना मतलब जब आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, तब आपका जो C की जो वैल्यू है, C नॉट की वैल्यू, वो हो जाती है आपकी E नॉट A बाई डी, ये हो जाएगी बिना उसके, बिना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। लेकिन जब आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराया, तो दिस एक्चुअली चेंजेस इन टू सेपरेट कैपेसिटर्स which are arranged in a series connection. So basically what I'm going to do is I'm going to change this circuit into a series connection of two capacitors. पहला कैपेसिटर जो होगा that will be due to this dielectric, and the second one will be due to the what originally मतलब not originally in the sense कि बिना डाइलेक्ट्रिक वाला। तो आप देखिए दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, इन दोनों जो कि सीरीज में है, इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है, देन यू शुड गेट द रिक्वायर्ड आंसर। C डैश है बाय द वे द रिक्वायर्ड आंसर। तो लेट अस सी, तो यहां से आप देखिए C डैश की वैल्यू क्या आएगी। C डैश की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना होगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1, देखिए C1 डाइलेक्ट्रिक के साथ है, तो डाइलेक्ट्रिक का फंडा होता है क्या, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बोला है इसने, तो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय K इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइडेड बाय D। सेपरेशन क्या है उसका, 3/4D का, देखिए। ओके, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C2,
Now this time it is going to be epsilon naught A divided by D by 4. So you have the value of C1, you have the value of C2. Put that value in C dash, and you should be getting the value of C dash at 4 K C naught divided by 3 plus K. So this is the answer which I am getting, and you will of course also get the same answer. K plus 3 लिख लो जो भी है ना. तो let us see which option is correct. 4K C naught by, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट है, pressure acting on a submarine is 3 into 10 to the power of 5 Pascal at a certain depth. If the depth is doubled, the percentage increase in pressure acting on the submarine would be. आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया है उसने 1 into 10 to the power of 5 पास्कल्स, डेंसिटी दे दिया है 10 to the power of 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू दे दी है. खैर उसमें वो उतना दिक्कत नहीं है. बोलता है कि किसी सर्टेन डेप्थ पर जो सबमरीन पे प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है सबमरीन, दैट इज 3 into 10 to the power of 5 पास्कल. मान लेते हैं कि दैट सर्टेन डेप्थ जो है वो एच है. यहाँ पे आपका जो है सबमरीन है, और इस पे जो प्रेशर वो एक्सपीरियंस करता है शुरू में, लेट अस कॉल इट पी, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा 3 into 10 to the power of, एक काम करते हैं इसको p मान के सॉल्व करते हैं. पहले p लेके सॉल्व. तो p इज इक्वल टू p नॉट प्लस रो जी एच. अब जब प्रेशर को डबल कर दिया, जब डेप्थ इज डबल, व्हेन डेप्थ को आपने डबल कर दिया, जब डेप्थ को आपने डबल कर दिया तो 2h हो गया. आपका सबमरीन जो है वो यहाँ पर है. इस केस में जो p न्यू है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? p न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? p नॉट प्लस रो जी डेप्थ की वैल्यू हो गई 2h. एक काम करें, इसको ऐसा लिखिए p नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच. तो p नॉट प्लस रो जी एच की वैल्यू तो p है ना. p नॉट प्लस रो जी एच की वैल्यू क्या है? p है. तो p की वैल्यू पुट करें वापस, तो हो जाएगा p प्लस रो जी एच. आपको निकालना क्या है मेरे ख्याल से? यू हैव टू कैलकुलेट दी. देखो आई थिंक the percentage increase in pressure acting on the submarine would be, we are asked to calculate the percentage increase. मतलब कि what we were asked to calculate is nothing but p new minus p old divided by p old, है ना. that is what we are asked to calculate. if I'm, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? हाँ ठीक है. that is what we are asked to calculate. okay, p acting p naught plus rho g h. तो p naught plus rho g h की वैल्यू p, the percentage acting on the submarine would be. ठीक है. that's what you have to calculate. let's see. ठीक है. now this is coming out to be rho g h divided by p. रो की वैल्यू रखो 10 to the power of 3, g की वैल्यू 10. अच्छा, h की वैल्यू हमें पता नहीं है ना. एक मिनट ना, लेट मी जस्ट, h की वैल्यू आई थिंक आपको, लेट अस रीडू इट, जस्ट 1 minute. I'm sorry. Let's see if we could do another approach in this case. p new जो है it should be p naught plus rho g h plus rho g h, है ना. so what we need to calculate is p new minus p divided by p into 100, है ना. क्योंकि परसेंटेज में पूछा है इसको, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर. so sorry, so this comes out to be now this comes out to be rho gd divided by p into 100, which is equal to p minus p naught by p into 100. ओके ठीक है.
ठीक है, क्योंकि P new minus P and then if you put this value like P की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, जो दिया हुआ है क्या दिया है P की वैल्यू 3 into 10 to the power of 3 10 to the power of 5 minus P नॉट की वैल्यू है 1 into 10 to the power of 5 डिवाइडेड बाई जो इंक्रीज हुआ है पुराना कितना है P into 10 to the power of 5 into 100. हाँ, now it's fine. Solve it, so you should get 200 by 3% is the answer, है ना? तो option should be option number 3. Okay, that's what you must get at. Okay, ठीक है, देखिए रो जी डी लिख दिया मैंने, सॉरी रो जी एच है, रो जी एच की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से रो जी एच की वैल्यू देखिए, रो जी एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पी माइनस पी नॉट, तो मैंने वही किया, रो जी एच की जगह पे यहाँ पे पी माइनस पी नॉट पुट किया, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको, क्योंकि पी न्यू और पी की वैल्यू पता, अब पी न्यू की वैल्यू पता नहीं थी, तो मैंने रो जी एच की वैल्यू यहाँ से निकालकर नीचे पी माइनस पी नॉट पुट कर दिया, नीचे पी की वैल्यू मुझे पता है and into 100 and with after putting the values you can get as 200 divided by 3%. Okay, sometimes it happens, you do get stuck at some problems, है ना? All right, so at the end we'll take 2 or 3 minutes to discussing that for discussing how to attempt a paper effectively if we have more time. Like let us take this problem as well. 4 equal masses m जो 4 हैं are placed at the corner of a square of length L as shown in the figure. The moment of inertia of the system about an axis passing through A, है ना, A point जो corner point है उसके लिए, and parallel to DB के पैरेलल जो वो पास करेगा उसके about हमें moment of inertia find करना है. Let us try, let us see. Okay, so it's just a square first of all. Okay, so it's a square, it has a mass m here, a mass m at this point, and at this point and at this point all the masses are same, being m m m and m. ठीक है, तो ये db की लाइन है और हमें db की लाइन के पैरेलल एक, सॉरी जस्ट अ मिनट, db की लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जो मैंने पॉइंट ए से व्हिच आई एम ट्राइंग टू क्रॉस, मेरे ख्याल से दूसरे कलर से करते हैं इसको ताकि एक डिस्टिंग्विश दिखे हमें थोड़ा सा वो, ठीक है, तो these are parallel which is crossing from point A, as you can see that is parallel to it and it is crossing parallel to DB, parallel to DB and it is crossing from point A. इसके अबाउट हमें पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, सो कुछ नहीं, देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर के अबाउट निकाल के उसे आप यू कैन से शिफ्ट कर सकते थे, बट लेकिन अभी हमें उसके अबाउट पता करना है तो अपन कर सकते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू डीबी. याद रखिए पैरेलल टू डीबी बोलने का मतलब ये है कि डिस्टेंसेस हमें सबकी परपेंडिकुलर निकालनी है इस पॉइंट से. तो सबसे पहले एम की जो सबको पहले नेमिंग कर लेते हैं एक एक करके अपन, दैट वी डोंट मेक द मिस्टेक. This is let's call this mass number 1, let's call this mass number 2, mass number 3, mass number 4. सभी के सभी masses का पॉइंट A से जो डिस्टेंस है वो क्या है. मास नंबर 1 के लिए जो डिस्टेंस है बेटा दैट इज 0, है ना. मास नंबर 1 के लिए डिस्टेंस देखो क्या है, डिस्टेंस इज 0. मास 2 के लिए देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, क्या होगा मास 2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए दिस इज L, तो ये होता है आपका L, आई मीन √2L, है ना, वो दैट इंक्लाइंड जो जो डायगोनल होता है दैट इज √2L, उसका हाफ क्या हो जाएगा √2L/2, मतलब कि L/√2, है ना. तो दिस इज L/√2.
तो ये जो लेंथ हो जाएगा √2, सेकंड मास के लिए L/√2 होगा, थर्ड मास के लिए जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर दैट इज √2L, और फोर्थ मास के लिए भी L/√2 होगी। ये सभी की डिस्टेंस पता चल गई हमें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अबाउट पॉइंट ए जो हम निकालना चाहते हैं वो क्या, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ए के लिए मास इंटू डिस्टेंस तो खैर 0 है, तो वो तो हो गया खत्म। सेकंड के लिए मास इंटू डिस्टेंस क्या है बेटा, L/√2। अच्छा, थर्ड के लिए मास इंटू डिस्टेंस क्या है, √2L का स्क्वायर, प्लस लास्ट वाला देखिए m, फोर्थ के लिए मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर L/√2 का होल स्क्वायर। I have to solve it because I didn't earlier. तो ml स्क्वायर बाई 2, क्योंकि दो बार है तो मैं एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, प्लस m2l स्क्वायर, m2l स्क्वायर, m से m कटा, आंसर शुड बी 3ml स्क्वायर। तो ऑप्शन ए आ रहा है, यू कैन चेक द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन आल्सो, बट द कांसेप्ट इज करेक्ट। ऑलराइट, सो आंसर शुड बी 3ml स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट है a conducting wire of length L, area cross section A, and electric resistivity rho is connected between the terminals of battery, है ना, is connected between the terminals of battery। ये इस शब्द को ध्यान से थोड़ा सा समझे, क्योंकि यहीं पे डाउट आता है यूजुअली। a potential difference V is developed between its end। देखिए वो जो पोटेंशियल एंड जो डिफरेंस डेवलप हो रहा है, दैट इज नॉट ड्यू टू द लेंथ ऑफ द वायर, नॉट ड्यू टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, नॉट ड्यू टू एनी अदर करंट अदर देन द बैटरी इटसेल्फ। तो बैटरी पैदा कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब अगर आप चेंज करेंगे लेंथ को कंडक्टर के, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को चेंज करेंगे, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी V ही रहेगा, बिकॉज दैट V इज बीइंग क्रिएटेड डेवलप्ड बाय द एक्सटर्नल EMF, है ना। जो बैटरी है वो देखो, बोलो ना, ऑफ अ बैटरी, टर्मिनल्स ऑफ बैटरी में कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल V इज डेवलप्ड बिटवीन इट्स एंड कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इफ द, देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको ड्रॉ कर लें। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, रेजिस्टिविटी रो है, एंड लेंथ जो है इसके बेटा क्या है, L इसकी लेंथ है। और बिकॉज ऑफ द बैटरी द पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ दिस बैटरी द पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज हाउ मच, इट इज कैपिटल D, ठीक है। अब जरा कुछ एक बातें और इसमें बोली है, आगे पढ़ ले। द लेंथ ऑफ द वायर इज सेम ऑफ द सेम मटेरियल इज डबल्ड। अब लेंथ को 2 कर दिया, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ द रिजल्टेंट करंट वुड बी। मान लेते हैं इसके थ्रू अभी जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चे, वो फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है। तो रेजिस्टिविटी सबसे पहले अपन लिखना सीखे। रेजिस्टिविटी तो आपको पता है क्या होता है, वो तो रो इंटू L बाई ए, क्योंकि आपका लेंथ और एरिया चेंज करने की बात कर रहा, तो रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। पूछा है अगर लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, द रिजल्टेंट करंट वुड बी, मतलब कि किया, सॉरी, हाँ, किया क्या है, जो L न्यू है दैट इज 2L, जो एरिया न्यू है, सॉरी, द एरिया न्यू है व्हाट इज, दैट इज A/2, लेकिन वोल्टेज अभी भी सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी वो वोल्टेज पैदा कर रही है, तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा। आपको I न्यू निकालने को कहा गया है ना। तो चले पहले V इज इक्वल्स टू IR लगाते हैं। लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR फर्स्ट। तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R की जगह पे आप लगाइए रो L बाई ए। यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, जो होगी V इंटू I न्यू इंटू रो, तो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी डायमेंशन के साथ चेंज नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। नया L क्या है बेटा, आपका 2L है नया L, नया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका A/2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद यूज करेंगे इसका। तो A न्यू, I न्यू इज इक्वल्स टू रो L बाई A, सॉरी, इंटू रो L बाई ए इंटू 4, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको देख सकते हो ध्यान से कि रो L बाई ए इंटू 4
आई न्यू और ये इस तरीके से, तो v और v इक्वेशन 2 में दोनों में बराबर कर सकते हो, या और कैन डिवाइड देम आल्सो, बट इक्वेट देम, दैट इज मच बेटर. सो अपॉन इक्वेटिंग यू शुड गेट I into rho L by A is equal to, निकालना क्या था इसमें, आई न्यू निकालना था मेरे ख्याल से, हाँ आई न्यू निकालना है विद रेस्पेक्ट टू v. तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ये देखो ये वोल्टेज के रेस्पेक्ट में दिया हुआ सब कुछ, तो यही से निकल जाएगा आई न्यू की वैल्यू. तो आई न्यू इज VA divided by VA divided by 4 rho into L. ठीक है, तो दिस इज द आंसर. ठीक है, VA divided by 4 rho L, VA divided by 4 rho L, ऑप्शन नंबर 4, VA divided by 4 rho L. डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो ऐसे आ गया आंसर. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट है, for an electromagnetic wave traveling in free space, the relation between average energy densities due to electric UE and magnetic UMH, they are equal. Simple theoretical question, not much to discuss here. It's a theoretical question. UE is equal to EM. जो average energy due to electric is equals to average energy due to magnetic, है ना, जो density है energy की वो दोनों की बराबर होती है. Next is a 25 meter long antenna, 25 meter long antenna communication system का क्वेश्चन है. आजकल मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन ज्यादा ही आ रहा है रिलेटिवली, तो यू मस्ट फोकस ऑन दैट एज वेल. एंटेना इज माउंटेड ऑन एन एंटेना टावर, द हाइट ऑफ द एंटेना टावर इज 75 मीटर. देखिए हाइट ऑफ एंटेना टावर बोलता है 75 मीटर है ना. द वेवलेंथ इन मीटर, द वेवलेंथ इन मीटर ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय द एंटेना इज, याद रखिए एंटीना की लेंथ मैटर करती है, एंटीना कितने हाइट पर माउंटेड है इससे कोई भी लेना देना हमें, इससे कुछ भी हमें लेना देना नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वेवलेंथ और लेंथ ऑफ एंटीना के बीच में होता है L इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4. तो क्योंकि लैम्डा पूछा है, H का इस पे कोई लेना देना नहीं, कितनी हाइट पर एंटीना माउंटेड है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें ओनली लेना देना होता है किससे, लेंथ ऑफ द एंटीना. लेंथ ऑफ द एंटीना इज 25 और जो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 100 मीटर इज द आंसर. काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. ओके, वेवलेंथ ही दिखाना था, द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल. हाँ दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट इज तो देखिए लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है काफी. The logic circuit shown in the figure, A और B को जो इनपुट दिया गया है, I think it is visible, so I should zoom in or we can solve it on this. We don't have to redraw it or anything. Let us zoom in and let us solve in this only. जैसे दिया है, अच्छा सबसे पहले गेट्स कौन कौन से वो एक बार अपन ध्यान से फिर से रिवाइज कर लें अच्छे से. दिस इज कॉल्ड ए नॉर गेट, NOR, नॉर गेट. नॉर गेट जो है वो और का ऑपोजिट है ना, और का क्या होता है, वो ऑपोजिट होता है. और नॉर गेट में जो होता है जो पॉजिटिव मतलब ऐड करने का काम करता है, लेकिन ये उसका उल्टा करेगा. और ये जो गेट है बेटा, ये गेट है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला गेट का उल्टा, मतलब इसको बोलते हैं अपन नैंड गेट, ANAND, नैंड गेट कहते हैं इसको, है ना. दिस इज योर एंड गेट, ये आपका AND प्योर एंड गेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाहर बिल्कुल भी नेगेशन नहीं है. एंड दीज आर कॉल्ड, ये जो आपके ये जो डिजाइन बने हुए हैं ऐसे वाले, इनको बोलते हैं सिंपली नॉट गेट. दीज आर नॉट गेट, NOT, नॉट, मतलब आप इसमें जो भी इनपुट देंगे वो उसका उल्टा ही आपको बाहर वो आउटपुट देगा. देखिए ए पे आपको मेरे ख्याल से दे रहा है, वो ए पे क्या दे रहा है आपको, ए पे 0 एंड बी पे 1. ए पे दे रहा है 0, बी पे दे रहा है आपको 1. आपको आउटपुट बताना है वाई पे क्या है. देखिए ये 0 यहाँ से ट्रैवल करेगा और यहाँ जब पहुंचेगा तो 0, लेकिन यहाँ निकलेगा तो 1. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, इनपुट 1 मिलेगा. ये 0 यहाँ से निकला तो 1 निकला था, तो 0 हो गया. फिर यहाँ से गया तो ये 0 था, लेकिन यहाँ पे आके 1 हो गया, तो यहाँ पे इनपुट क्या मिला आपको, 1. ये 0 सीधे सीधे जाके यहाँ पे 1 हुआ. अब देखिए ये 0 यहाँ पे ये 0 हो गया. अब ध्यान से देखें तो नॉर गेट जो है एडिशन का उल्टा, तो 1 प्लस 0 क्या होना चाहिए, 1 प्लस 0 1 होना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा 0. तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 0.
नैंड गेट, एंड का उल्टा, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, 1 into 0 क्या होना चाहिए, 0, लेकिन उसका उल्टा 1। अब एंड गेट क्या करता है, एंड गेट भी मल्टीप्लीकेशन करता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन करना मतलब 1 into 0 0, अब कुछ भी उल्टा है नहीं तो 0, तो आंसर इज 0। ऑलराइट, क्वाइट सिंपल, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, सेम क्वेश्चन और भी पेपर्स में पूछे गए। ओके, लॉजिक गेट से ट्रूथ टेबल बनाने के लिए भी कुछ पेपर में आया है क्वेश्चन, विच वी विल सॉल्व लेटर ऑन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल टाइप में। अ बॉल ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। अ बॉल है जिसका मास है आपका 10 किलोग्राम, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, 10√3 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। hits another ball of mass 20 ग्राम which was at rest। ये बॉल शुरुआत में रेस्ट पे था 20 किलोग्राम का। ये जो कंडीशन मैंने बनाई है ये सब इनिशियल के लिए बनाई है, दिस इज इनिशियल कंडीशन, दीज आर इनिशियल, दीज आर शोइंग इनिशियल कंडीशन एट दैट, ये इनिशियल हो गया। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट, ठीक है, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट, तो कोलिजन के बाद जो पहला बॉल है अब ये रेस्ट पे आ चुका है, ठीक है, एट रेस्ट। The first ball comes to rest and the second ball disintegrates into two equal pieces। अब देखिए वो दो equal pieces में, दो equal pieces में टूट गया pieces। One of the piece starts moving along y axis। तो एक जो piece है बेटा वो ऐसा ऐसा मूव करने लग गया by, कैसा भी हो ऐसा, by some miracle it is performing this motion, है ना, इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, इसको v बोल लो। And the second piece moves at a speed of 20 meter per second at an angle theta degree with respect to x axis। ये देखो ये दिया डायग्राम, तो जरा इसे ड्रॉ कर लें। जो सेकेंड पीस है वो ऐसा मूव कर रहा है 10 किलोग्राम, ओके, थीटा से ये मूव कर रहा है, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर। अच्छा दिया है कि y एक्सिस विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये भी स्पीड भी दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं है। वन पीस मूव अलोंग y एक्सिस एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर, ये दिया है वो आपको 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट एज वेल, नीट में पहले क्वेश्चन पूछ चुका है साल एक थ्रू। एंड द सेकंड पीस स्टार्ट्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद द, इफ द कंक्रीशन ऑफ द पीस ऑफ द कोलिजन दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। देखो देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, मोमेंटम बैलेंस करके वाई एक्सिस पे, सिंपली वाई एक्सिस पे मोमेंटम को बैलेंस करो, बैलेंस या फिर कंजर्व मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में आप मोमेंटम को कंजर्व कीजिए, तो वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ मोमेंटम क्या है बेटा, 10 इंटू 10, ये किसके बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे जो मोमेंटम कंजर्व हो रहा है उसके, ओके, दिस शुड बी इक्वल टू, इधर से भी बन सकता है एक, या तो एक काम करो, अलोंग एक्स एक्सिस भी कंजर्व करो, दैट इज 20, एक्सेसिस करते हैं, चलो वो मजा आएगा उसमें ज्यादा, एक्स एक्सिस करते हैं, लेट्स डू इन एक्स एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करके देखते हैं, लेट्स सी। 10 इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, 10 इंटू 10√3 इज इक्वल टू, और एक्स एक्सिस में फाइनल कंपोनेंट क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ इसका, है ना, फाइनल कंपोनेंट क्या बचा एक्स एक्सिस में, 10 इंटू 20 cos 30, यहां से आप थीटा निकाल सकते हैं, थीटा शुड बी 30 डिग्री, अपॉन सॉल्विंग यू शुड गेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10, 3 / 2,
ठीक है, ठीक है, जस्ट टू 20, ठीक है। अब अगर आप इसे वर्टिकल पे करते तो भी आंसर आता, मतलब अलोंग वाई एक्सिस करते तो भी आंसर आता, जैसे कि 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 20 साइन थीटा, यहाँ से भी आपको सेम ही आंसर मिलता, थीटा की वैल्यू यहाँ से भी आपको 30 आती। मैं एक्स में इसलिए क्योंकि वहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपको दिखता है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम दिखता है। यू कैन चूज टू बैलेंस इन वाई एंड एक्स बोथ। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल ही है। ओके, नेक्स्ट है in the figure given, the electric current flowing through the 5 kilo ohm resistor is x milliampere. The value of x to the nearest integer is, देखिए 5 किलो ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें बताना है, मतलब हमें सर्किट में कितना करंट निकल रहा है ये निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर हम पढ़ चुके हैं, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ऐसा वैसा कुछ नहीं, अपन करेंगे I इज इक्वल टू V बाई R इक्वलेंट। हमें R इक्वलेंट निकालना होगा, तो R इक्वलेंट निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंसेस कैसे लगे हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, मतलब 3 सेट्स ऑफ रेजिस्टेंस है, ये 5 किलो ओम। फिर उसके बाद ये जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं ये आपस में पैरेलल में है बेटा, तो जो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस होते हैं उन्हें कैसे ऐड किया जाता है, दिस यू मस्ट बी नोइंग। तो उसको 3 ही लिख दिया, छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं उसको सुधारने की। और एक किलो ओम का यहाँ पे छुप कर बैठा है छोटा सा, तो ये रहा आपका, और ये 21 वोल्ट है। तो 3 जो कि तीनों पैरेलल में है। जब ये तीनों पैरेलल में सेम होते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं, उसको सीधा उसी से डिवाइड कर दो। शॉर्टकट क्या है, 2 पैरेलल अगर हो, दोनों सेम हो, तो आंसर क्या होता है उसका हाफ, 3 हो तो 1/3, मतलब कि 1 किलो ओम आ जाएगा इसका आंसर। तो ये रिजॉल्व होके हो जाएगा 1 किलो ओम, और 1 किलो ओम यहाँ पर पहले से बैठा हुआ है, और ये देखिए 21 वोल्ट। तो R इक्वल जो है वो आपका है 5 + 2 7 किलो ओम, V जो है वो आपकी है 21 वोल्ट, पार्डन माय बैड हैंड राइटिंग, सॉरी, इसको वोल्ट। तो R की तो I की जो वैल्यू आएगी वो आएगी V बाई, मतलब I बाई 7, लेकिन 7 × 10³ करना पड़ेगा मुझे उसको, ठीक है, 7 × 10³ करना पड़ेगा मुझे उसको, क्योंकि वो किलो में दिया है। सो व्हेन यू सॉल्व इट you should get 3 × 10⁻³ एम्पियर। ओके, 3 × 10⁻³ एम्पियर, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 मिली एम्पियर। तो आंसर शुड बी 3। Okay, 3 should be the answer. Next, this is a very good question, which apparently a lot of people consider it to be very hard, but it is not very tough, beta. It is a very general and a basic question. In fact, engineering में जब आप लोग जाएंगे, आप में से कुछ तो will find that these are first of the very few fundamental and the basic questions that you will get to do in engineering. It is quite simple. The only issue with this question is that a lot of people who are not clear about how to resolve forces, a lot of people don't understand what exactly is resistant. उनको इसमें दिक्कत भी, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। Consider frame that is made up of 2 thin massless rods AB and AC as shown in the figure. A vertical force P vector of magnitude 100 Newton, a vertical force P vector of 100 Newton is applied at point A. आप देख सकते हैं A point जो है यहाँ पर बच्चे वो फोर्स आपका लगता हुआ आपको दिख रहा है ऑफ द फ्रेम, ठीक है। सपोज द फोर्स P resolved parallel to the arm AB and AC of the frame, parallel to the arm AB and AC to the frame। मतलब कि देखिए इस फ्रेम को मैं जरा ड्रॉ कर लूं, उसके बाद ही आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे हम लोग। देखिए ये एक आर्म है और ये एक दूसरा आर्म, दिस इज A, B एंड दिस इज AC। बोलता है जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट को यहां लाया और एक कंपोनेंट को मैंने यहां लाया, समझ रहे हो, मतलब कि फोर्स को मैं दो ऐसा रिजॉल्व किया मैंने ऐसे कंपोनेंट, ठीक है। द फ्रेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजॉल्व्ड कंपोनेंट अलोंग AC आर्म इज x न्यूटन, द वैल्यू ऑफ x इज। दरअसल AC आर्म के अलोंग आपने जो रिजॉल्व किया है उसकी वैल्यू आपको पूछा है उसने। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखो क्या करो,
आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है AC से, तो आप एक काम करें, सिर्फ और सिर्फ AC ड्रॉ करें सबसे पहले। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज ड्रॉ ओनली AC। AC आपने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये एंगल आपका 145 है, अभी करते हैं एंगल का भी काम, लेकिन एक जरा फोर्स में ड्रॉ कर लूं ये पहले। देखिए फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है इस तरीके से 100 न्यूटन का। इसको आपको AC के पैरेलल और AC के परपेंडिकुलर आप रिजॉल्व कर सकते हो, बट आपको ये एंगल पता होना चाहिए, हाउ मच इज दिस एंगल एंड हाउ मच इज दिस एंगल, वो भी आपको हिंट में दे दिया है 35 डिग्री, है ना। ऑफ कोर्स 145 180 में से 145 माइनस करो तो 35 डिग्री आ जाएगा। देखिए 35 डिग्री आ गया। अब बस इस फोर्स को आप रिजॉल्व कर लें, एक रिजॉल्व करेंगे तो वो इस डायरेक्शन पे आ जाएगा एक फोर्स, और एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा परपेंडिकुलर टू AC। तो आपको मतलब पैरेलल वाले से ही है, तो आपको 100 cos 35 और यही आपको पूछा है। सो द आंसर इज 100 cos 35। देखिए cos 35 की वैल्यू है 0.819, तो 100 इंटू 0.819 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.82 मैं लिख सकता हूँ। सो 0.82 sorry 82 sorry 82 Newton almost I can write, तो 82 Newton is an acceptable answer in this case, है ना। ठीक है, to the nearest integer बोला है, तो the answer you should write is 82 Newton because 0.819 को आप राउंड ऑफ करोगे तो 0.82 आएगा, है ना। जेई इसके भी मार्क्स रखता है, तो you should keep that mind as well। ऑल्दो इसको भी लिख देता हूँ, इसको पूछा तो नहीं है, sin 35 ऐसा कुछ। ओके, नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई। इस पेपर में दो आपको फर्स्ट यूनिट जो होता है जो आपका मेजरमेंट एंड एरर्स है, उससे दो क्वेश्चन मिले हैं इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया जहां बर्नियर वाला क्वेश्चन था, दूसरा ये है। तो काफी आपको ये पेपर टफ इसीलिए बोला गया इसको क्योंकि आप एक्सपेक्टेड जो चैप्टर से वहां से क्वेश्चन हट के आपको और भी काफी जगह से क्वेश्चंस मिले हैं, है ना। नोबडी यूजुअली एक्सपेक्ट्स टू बी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज द एरर एंड मेजरमेंट। तो मेरा तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग कोई भी चैप्टर को ऐसा कम इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंस देके मत पढ़ो। गिव ऑल द चैप्टर्स इक्वल इंपॉर्टेंस बिकॉज यू डोंट नो which chapter from which chapter the questions will be asked, है ना। because number of papers have increased as you can see that, तो number of paper increase होने के कारण दिक्कत ये है कि अब उन्हें क्वेश्चन बनाने के लिए दे स्ट्रगल, है ना, दिक्कत जाती है। रिपीट नहीं कर सकते क्वेश्चंस को, सेम पेपर अलग अलग पेपर में दे हैव टू कीप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, so for that they ask from question even from the chapters which are which back then people you not used to ask the questions from, है ना। खैर वी आर इज इक्वल टू वी बाई आई है बच्चे, और बोलते हैं वी की और आई की जो वैल्यू विथ एरर विथ पॉसिबिलिटी, मतलब जो एरर्स है वो दिया हुआ है +-2 एंड और +-0.2 एम्पियर एंड +-2 वोल्ट। आपको पूछा है द परसेंटेज एरर इन आर पूछा है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इनफैक्ट काफी आसानी है क्वेश्चन। आप ध्यान से देखिए तो आपको याद होगा, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर आपको आर इस केस में यू कैन राइट दिस फॉर्मूला आर डिवाइडेड बाय आर, परसेंटेज अगर पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर ले, इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100। व्हाट इज डेल्टा वी? यहाँ पे डेल्टा वी जो है, जो एरर है उसका एरर कितना है +-2, तो 2 डिवाइडेड बाई वी क्या है आपका जो 50 उसकी वैल्यू दी हुई है इंटू 100 प्लस डेल्टा आई की वैल्यू आपकी क्या है बेटा 0.2। देखिए डेल्टा आई की वैल्यू आपकी क्या है 0.2 और आई की वैल्यू जो है आपकी वो 20 है, इंटू 100 कर ले इसको, तो आपको परसेंटेज एरर यहाँ पे मिलना चाहिए 25 दूनी 100 तो 4 और 20 तो 1, तो आंसर शुड बी 5% शुड बी दी आंसर, है ना। नेक्स्ट अनदर वेरी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कंसीडर 20 किलोग्राम यूनिफॉर्म, कंसीडर 20 किलोग्राम यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। देखिए डिस्क की मास दे दी है और डिस्क का आपको रेडियस दे दिया है, एंड इट्स अ सर्कुलर डिस्क, मास इसका दिया है आपको 20 किलोग्राम, है ना। इट इज पिन सपोर्टेड एट द सेंटर, जो सी पॉइंट पे पिन सपोर्टेड मतलब इट कैन रोटेट अबाउट दैट, इट कैन रोटेट अबाउट दैट पॉइंट सी, है ना।
एट द सेंटर एंड इज एट रेट इनिशियली, मतलब कि ओमेगा इनिशियल जो है वो आपको 0 साफ साफ बता दिया है. The disk is acted upon by a constant force F is equals to 20 Newton through a massless string wrapped around its periphery as shown in the figure. 20 न्यूटन का एक फोर्स उसके पेरिफेरी पे खींच करके बेसिकली लगाया जा रहा है. सपोज द डिस्क मेक्स n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टू अटेन एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड. जो फाइनल स्पीड है इसकी वो हो जाती है 50 रेडियन पर सेकेंड. और इसके लिए इसने कितना रेवोल्यूशन लिया? n रेवोल्यूशंस लिया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n रेवोल्यूशंस लिया, है ना. द वैल्यू ऑफ n, आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा है कितना लिया है. देखिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई. तो यहां से आप थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n पुट कर लो और इसको उठा के पुट करो एक फॉर्मूले में. लेकिन उसके लिए जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो फॉर्मूला ये है कि ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. Only thing is missing from this formula is the value of alpha. Alpha is acceleration, which is angular acceleration. और आपको पता है angular acceleration आप निकाल सकते हैं tau is equals to I into alpha से. Now see how to calculate the value of tau and I alpha. Tau is the torque बेटा, and torque होता है force into distance. Distance क्या है यहाँ पे? perpendicular distance. आप ध्यान से देखो तो वो रेडियस ही है और टॉर्क जो जनरेट कर रहा है वो कौन जनरेट कर रहा है? वो 20 न्यूटन का फोर्स कर रहा है. तो 20 न्यूटन इनटू डिस्टेंस इज 0.2 which will give you the value of 4 किलो. ठीक है, इट विल गिव यू द 4 न्यूटन मीटर का वैल्यू. 2/10 से 10 कटा 4 न्यूटन मीटर वैल्यू. ठीक है, कि टॉर्क की वैल्यू आ गई. आई की वैल्यू क्या होगी इसकी? आई की वैल्यू होगी इसकी mr स्क्वायर बाय 2. क्यों? क्योंकि ये एक सर्कुलर डिस्क है. तो m की वैल्यू आप पुट करो. m की वैल्यू है 20, r की वैल्यू है आपकी 0.2 और ये 2. तो सॉल्व कीजिएगा इसको तो आ जाएगा 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर, मतलब कि 4/100. तो 10 डिवाइडेड बाई ये 100, तो ये 10 से 10 कटा तो ये हो जाएगा 4/10, मतलब कि 2/5. ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 2/5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. 2/5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. आई जस्ट वांट यू टू चेक द कैलकुलेशंस आल्सो ऑन योर ओन. देयर कुड बी मिस्टेक्स, है ना. तो अल्फा विल बी टाउ बाई आई. तो टाउ की वैल्यू आप रखो 4 और आई की वैल्यू रखी 2/5. तो 2 to 4, आंसर आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. यू हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा. आफ्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, इस अल्फा की वैल्यू को आप यहाँ पुट करें, थीटा की वैल्यू को आप यहाँ से पुट करें, एंड यू शुड गेट द रिक्वायर्ड आंसर विच इज द वैल्यू ऑफ n. ओमेगा फाइनल की वैल्यू है बेटा आपकी 50 का स्क्वायर. ओमेगा इनिशियल की वैल्यू है आपकी 0 का स्क्वायर. एंड 2 तो 2 है, अल्फा की वैल्यू 10, थीटा की जगह पे आप रखिए 2 पाई n. So from here, after calculation, you should get the value of n. You should get the value of n. इसकी वैल्यू आपकी आनी चाहिए करीब करीब जो है 125 के आसपास आनी चाहिए आंसर, बिकॉज आई हैड सॉल्व इट ऑलरेडी. तो 125 के आसपास इसके आंसर आ गई है ना. यू शुड गेट दैट. ओके, क्योंकि मैंने 2 पाई की वैल्यू को 6.28 पुट किया, तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ 125. ऑलराइट, नेक्स्ट है एटम्स. जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है द फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बाल्मर सीरीज. देखिए लेमन, बाल्मर, पार्शियल, पैकलेट, एंड इस तरीके से होता है. तो लेमन सीरीज मतलब होती है जब आपका एटम जो है, जो एक्साइटेड एटम में जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आए? फर्स्ट लाइन पर आए. और बाल्मर मतलब कि वो कहाँ पर आए? वो सेकेंड लाइन पर आए. सेकेंड लाइन पे जब वो चीजें आई तो देखो कैसे आए, जरा समझे इस चीज को. फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. तो बाल्मर सीरीज मतलब कि आप कहां पर आ रहे हैं बेटा? आप सेकेंड लाइन पर आ रही हैं, आ रहे हैं. ये सेकेंड लाइन पे आना हुआ, ये बाल्मर सीरीज हो गई. तो ये जो है थर्ड से और ये भी बाल्मर है और ये भी बाल्मर है ना. सो दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो पहली जो बाल्मर लाइन होती है वो एक मिनट, मैंने शायद थर्ड को एलिमिनेट कर दिया, सॉरी, एक मिनट, ये भी होगा, सॉरी ये भी होगा. तो थर्ड से सेकंड पे आना, फर्स्ट बाल्मर लाइन होती है ना. थर्ड से सेकंड पे आना जो होता है वो फर्स्ट बाल्मर लाइन होती है. तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है और ये फोर्थ लाइन है
है ना। तो इसमें क्या बोला है, the first three spectral line of hydrogen atom in Balmer series are given as lambda 1, lambda 2, lambda 3. Considering the Bohr's model, the wavelength of the first and third spectral lines lambda 1 by lambda 2 are related by a factor इतना, x की वैल्यू बताना है आपको। जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना वो होगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जी स्क्वायर राइबर कांस्टेंट अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 वो होता है जहां पर आपको आना है और n2 वो होता है जहां से आ रहे हो। तो सबसे पहले फर्स्ट लैम्डा 1 जो है दैट इज करस्पॉन्डिंग, लैम्डा 1 आप याद रखें, लैम्डा 1 की जो वैल्यू है बच्चे वो करस्पॉन्डिंग टू ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट बाल्मर लाइन, करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट बाल्मर लाइन, सॉरी फर्स्ट बाल्मर लाइन है। तो बाल्मर लाइन फर्स्ट मतलब कि आप कहां से कहां तक ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो थर्ड से, देखिए फर्स्ट लाइन क्या होती है, थर्ड से सेकंड की तरफ आना, थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट की तरफ आना। इसका मतलब आप लैम्डा 1 आप फाइंड करेंगे तो लिखोगे 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू आर जी स्क्वायर 1 बाई 2 स्क्वायर, जहां पे आ रहे हो 3 स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यू शुड गेट आर जी स्क्वायर इंटू 5 बाई 36। सिमिलरली लैम्डा 2 जो है बेटा ये करस्पॉन्ड करता है आपका सेकेंड, लैम्डा 3 है सॉरी, लैम्डा 3 जो है वो थर्ड बार्मर लाइन है। और थर्ड बार्मर का मतलब होता है कि आप कहां से कहां आ रहे हो। थर्ड बार्मर देखिए कौन सा है, थर्ड बार्मर है फिफ्थ से सेकंड की तरफ। थर्ड बार्मर क्या है, फिफ्थ से सेकंड की तरफ। तो आप फिफ्थ टू सेकंड की तरफ आएंगे। इसको रिवाइज अच्छे से करें सारे लाइंस को, क्योंकि क्वेश्चंस इससे रिपीट होने के चांसेस हैं। ओके, तो 1 बाई लैम्डा 3 शुड बी आर जी स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 का स्क्वायर। यू कैन सॉल्व इट एंड यू शुड गेट the answer as rg square 21 by 100. So upon taking the ratio, the answer what you should expect is, I have solved it already, it should be around 15, just a minute, it should be around 15 into 10 to the power of -1 something, है ना, क्योंकि देखो ऐसा दिया इस फॉर्म में। तो आंसर इज एक्सेप्टेबल इज द आंसर एक्सेप्टेबल इज 15। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट है ये है क्वेश्चन आपका फ्रिंज विद ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा है इसको। ठीक है, यू विल सी कंसिस्टेंटली फ्रॉम द लास्ट चैप्टर्स जो है, कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन देख लिया हमने, एटम से देख लिया, न्यूक्लियर से इसमें नहीं देखा अपन ने। डीके वाला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पेपर में भी दिखेगा आपको, न्यूक्लियर चैप्टर से भी। A fringe width of 6 millimeter was produced for two slits separated by 1 millimeter apart. A fringe width of इतना was produced by two slits, मतलब कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है ये। तो जो फ्रिंज का विड्थ है वो दिया है आपको 6 मिलीमीटर का, टू स्लिट्स का जो सेपरेशन है वो दिया है आपको डी 1 मिलीमीटर का। द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 10 मीटर अवे, मतलब कि ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले लगा सकते हैं आप इसमें, क्योंकि आपका डी जो है वो बहुत छोटा है कैपिटल डी से। द वेवलेंथ आपसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो आपसे अगर जब लैम्डा पूछा जाए तो आपको पता है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, तो बीटा इंटू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। बीटा की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 1 और कैपिटल डी की वैल्यू भी आपको मीटर मिलीमीटर में चेंज किस में पूछा है, मिलीमीटर नैनोमीटर में पूछा है। तो ठीक है, इसको 10 to the power of 3 करके you can solve it and you should get the answer. The answer what you should expect is 600 nanometer के आसपास, आसपास के यही आएगा बिल्कुल 600 nanometer. Okay, the conversion can be made as well. The value of power dissipated across the Zener diode VZ is equals to 50 volt. ठीक है, जीरो डायरेक्ट का क्वेश्चन है, कंसिस्टेंटली क्वेश्चन देखा गया है पिछले कुछ 2 सालों से। इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी ना 2-3 साल से मैंने देखा, 2019 से, इफ आई रिमेंबर वेरी करेक्टली, 18, 19 और 20
कंसिस्टेंटली किसी ना किसी पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जेनर डायोड का 100%. यू कैन गो चेक इट ऑन योर ओन आल्सो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इजी भी होते हैं क्वेश्चन एंड दे आर क्वाइट स्कोरिंग, है ना, बिकॉज द चांसेस ऑफ दिस गेटिंग रॉन्ग इज वेरी लेस. द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द जेनर डायोड, जिसका अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 15 वोल्ट का है. जेनर डायोड का काम क्या रहता है? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए रहता है. इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी 15 वोल्ट ही होगा. इन सर्किट एज शोन इन द फिगर. पावर की वैल्यू आपको पता करना है जेनर डायोड के अक्रॉस. याद रखें जेनर डायोड के अक्रॉस जो पावर होगा पीजेड, वो होगा वीजेड इंटू आईजेड. मतलब आपको आईजेड करंट निकालना है जो फ्लो हो रहा होगा उसमें. लेट अस कंसीडर दैट कि इसके अक्रॉस जो है आई करंट फ्लो हो रहा है और जीनर के अक्रॉस जो है वो आईजेड करंट जा रहा है और इसके अक्रॉस जो है कुछ आई डैश या फिर आई वन करंट इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है ना. तो आपको वीजेड की वैल्यू पता है, आपको आईजेड की वैल्यू निकालनी. तो आईजेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? आई वन की वैल्यू निकाल लो पहले. देखो v इज इक्वल टू होता है i इंटू आर. तो i इज इक्वल टू v बाई आर. तो i1 की वैल्यू तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 होगा वो 15 ही होगा, क्योंकि इसका काम ही वही है जेनर डायोड का. जो रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में आप लगा दो, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को कांस्टेंट रखता है ना. तो v की वैल्यू है बेटा आपकी 15 और r की वैल्यू है आपकी 90. तो 15 बाई 90 इज 1/6 एम्पियर. i1 की वैल्यू पता है आपको. अगर आपको i की वैल्यू पता चल जाए तो पॉइंट p पॉइंट पे आप नोडल फॉर्मूला, मतलब कि आप किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो लगा के आप आईजेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई? उसके लिए आपको वोल्टेज की वैल्यू चाहिए अक्रॉस द वैल्यू ऑफ एस. तो देखिए आप ऐसा समझिए, जो आरजेड है, ये वीजेड जो है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है. इनफैक्ट एक बैटरी नहीं लगा यहाँ पे, बट एक बोल सकता हूँ मैं 22 वोल्ट ऐसा लगा हुआ है. और ये जो है ये बेटा आर एस है विच इज 35 ओहम. इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसको मान लो Vs, और ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है बेटा ये Vz ये दिया हुआ है. तो आपको पता है सीरीज में दो कनेक्टेड है, तो Vz Vs की जो वैल्यू होगी दैट विल बी सिंपली 22 माइनस 15. तो 22 माइनस 15 ये जाएगा 7 वोल्ट. तो इस तरीके से आप I की वैल्यू निकाल सकते हो. I हो जाएगा आपका क्या? I हो जाएगा आपका वोल्टेज 7 डिवाइडेड बाई 35 विच इज 1/5 एम्पियर. I की वैल्यू पता चल गई. तो एट पॉइंट P यू कैन अप्लाई किरचॉफ का नोडल लॉ, है ना, जो करंट लॉ है वो लगा सकते हो. तो I इज इक्वल टू I1 प्लस IZ. यहाँ से तुम्हें IZ की वैल्यू मिल जाएगी. IZ की वैल्यू आती है आपकी 1/30 एम्पियर, और 1/30 एम्पियर आया तो फिर वापस यहाँ से आप पावर निकाल सकते हो. तो पावर एट जेनर डायोड इज BZ विच इज इक्वल टू 15, IZ की वैल्यू है 30. तो आंसर आता है 0.5. 0.5 वाट मतलब कि 5 into 10 to the power of -1. तो आंसर शुड बी 5. ओके, वॉट. Last question of the paper. A solenoidal voltage of peak value 250 volt is applied to a series LCR circuit in which R is given as 8 ohm, L is given as 24 microhenry, and C is given as 60 microfarad. Sorry, millihenry, not micro. This is milli, not micro. This is micro. The value of power dissipated at the resonant condition. देखिए रेजोनेंट कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना होता. रेजोनेंट कंडीशन में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये पावर का फॉर्मूला होता है, या फिर P इज इक्वल टू V बाई V इंटू आई होता है. तो जो V हो जाता है वो VRMS हो जाता है. दैट्स इट. क्या हो जाता है? वो V VRMS हो जाता है, और R की वैल्यू आपको दिया हुआ है. रेजोनेंस कंडीशन है ये. तो VRMS की वैल्यू क्या होती है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VRMS? VRMS इज जो V होता है डिवाइडेड बाई √2. आपको V नॉट दिया हुआ है ना, साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक दिस, ठीक है. तो दिस डिवाइडेड बाई √2. सो पावर का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी V की वैल्यू है आपकी 250, ये डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपका 8. सॉल्व कीजिएगा. The answer I think you should get you can get the answer 4 kilowatt आता है. I think you can check it on your own. It should be 4 kilowatt, or you can solve it on your own. Okay, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 250 का स्क्वायर 6, 25, 200 का
132, ठीक है, 4 के आसपास आना चाहिए आंसर, यू कैन चेक इट ऑन योर ओन। ठीक है, याद रखिए रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर हो जाता है। जब आप रेजिस्टेंस निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस, तो अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर होता है, तो वो दोनों बराबर होने के कारण वो 0 हो जाते हैं, है ना। दैट्स व्हाई ओनली रेजिस्टेंस लेफ्ट इज दिस वन। ठीक है, और वी जो है वो क्या हो जाता है आपका बेटा, VRMS के बराबर आपको। सो दिस कंक्लूड्स आवर पेपर ऑफ द मार्च 16 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर यहाँ पे कंक्लूड होता है हमारा। फ्यू पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू मेंशन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। हम लोग अगर नेक्स्ट पेपर भी करेंगे बहुत जल्दी, मे बी आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट सेशन, बाकी 2 पेपर और करेंगे। few things which I wanted to keep in mind is कि do not waste your time in by sticking to one problem। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है तो मूव फॉरवर्ड, है ना। द फास्टर आप किसी भी प्रॉब्लम को जब देखते हैं तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम एटलीस्ट अराउंड 30 सेकेंड, अराउंड 20 सेकेंड में प्रॉब्लम आपके दिमाग में सॉल्व हो जानी चाहिए। मतलब कि मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, मुझे ये अप्रोच लगाना है, दैट्स इट, रेस्ट इज कैलकुलेशन। If you think that you are not able to do it within 10 seconds to 20 seconds within your mind, then that is the time when you should move forward. No matter how tough the question looks, that should be your approach। शुरू के 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। डू नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हो सकता है आगे के क्वेश्चन रिलेटिवली इजी हो। जैसे कि आपने देखा है कि जैसे आप देखिए लाइन से, देखिए ये क्वेश्चन सभी के सभी आपको जो न्यूमेरिकल टाइप के कितने आसान है। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, दिस इज नॉट, दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। दिस यू कैन कॉल इट कैलकुलेटिव बट इजी स्टिल। दिस इज रिलेटिवली टफ बिकॉज ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आपको मतलब अपने इस लेवल पे नहीं कराए जाते होंगे, बट लेकिन इट्स अ वेरी गुड ऑन इजी क्वेश्चन ऑल्सो। तो इस पे स्टक कर जाओगे तो यू विल मिस दीज इजी क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन बट अगेन कैलकुलेटिव, है ना। तो इनमें आपको स्टक नहीं करना है, यू हैव टू बी, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन जो कि आसान होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 8 is easy, question number 9 is very easy, and 10th is also very easy। So do not waste your time after by sticking to one question, bothering yourself that whether it is not being solved, so I should like probably give it more time। No, move forward, solve more questions, gain more confidence, then come back to questions which you found tough in the first go। ठीक है, thank you very much, and we will again meet with the more papers। Thank you। Thank you.